हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो हमारा जो पहला लेक्चर है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। हम यहाँ पे हमारे संविधान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज एक दो क्वेश्चंस तो इस टॉपिक से आ ही जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो या फिर यूपीएससी हो। तो इस टॉपिक को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, आप सुनिएगा जो जो मैं बताता हूँ, और इसके नोट्स बना सकते हैं साथ के साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इससे पहले कि हम एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट, इन सब चीज़ों से स्टार्ट करें, सबको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री फॉर्मली स्टार्ट हो जाती है। बट हम 1773 के पहले की थोड़ी सी स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1773 तक हम एक्चुअल में पहुँचे कैसे। तो आइए, एक्चुअल में ये स्टोरी तो स्टार्ट 1600 में ही हो जाती है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं और यहाँ पे आकर के अपनी पहली ट्रेड फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। फिर धीरे धीरे करते करते काफ़ी सारी ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए, बहुत सारे वॉर्स लड़ते हुए, किस किस से, डच, फ्रेंच, फ्रेंच के बाद में पोर्चुगीज़ और भी बहुत सारी पावर्स हैं। इन सबको हराते हुए अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं एज अ फर्म लीडर इन द एरिया ऑफ ट्रेड। और धीरे धीरे करते करते मुगल सम्राट से भी इनको फरमान मिलता है। 1707 के पहले औरंगज़ेब भी इनको फरमान देते हैं, जहांगीर से भी इनको फरमान मिलता है। फरमान का मतलब एक तरीके की परमिशन है ट्रेड करने की। और ये यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पसेस से आती है ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ट्रेड पर्पसेस। ओके, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ भी नहीं है, एक तरीके की ट्रेडिंग कंपनी है वहाँ की। जैसे इंडिया के केस में रिलायंस अगर कॉन्गो जाकर के ट्रेड करने लगे, तो इंडिया की तरफ से भेजी हुई वो एक ट्रेडिंग कंपनी होगी जो कॉन्गो में ट्रेड कर रही होगी। ठीक है। तो 1600 के बाद में और काफ़ी सारे वॉर्स लड़ती है। एंग्लो बंगाल के अंदर वॉर होता है, ये होता है, वो होता है। काफ़ी सारे वॉर्स को लड़ने के बाद में खुद को स्टैब्लिश करती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेट आती है 1757 का जो ईयर है, यहाँ पे लड़ा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के अंदर इंग्लिश जीत जाते हैं, इंग्लिश वॉन। फिर स्टार्ट होता है प्लासी प्लंडर। कुछ अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए ब्रिटिशर्स जो हैं, दे एक्सप्लॉइट बंगाल। जितना पैसा हो सकता है वो उतना पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। फिर इसी के जस्ट बाद में 1764 के अंदर लड़ा जाता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के अंदर भी कौन जीतता है? इंग्लिश जीत जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में साइन होती है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 के अंदर। ऑफ अलाहाबाद, जहां पे इनको क्या मिलता है? फ्री ट्रेड, ऑफिसर स्टेशन इन कोर्ट, जो भी वहाँ के जो रूलर्स थे उनके कोर्ट के अंदर ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो स्टेशन कर दिया जाता है। तो अब यहाँ से क्या शुरू होता है? एक दौर शुरू होता है, किस चीज़ का? प्लंडर का। प्लंडर बाय ब्रिटिश। दूसरा, इंटरफेरेंस बाय ब्रिटिश। किसमें? वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स के अंदर। करप्शन इन ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं बिकेम वेरी रिच।
वर कॉल्ड एज नवाब्स। ये नवाब का इंग्लिश वर्जन है, नवाब्स इन ब्रिटेन। और जब ये वापस जाते थे यहाँ से तो ये सब चीज़ें होने लगी। जब वापस जाते तो लोग उनको चिढ़ाने के लिए नवाब्स बोला करते थे, बिकॉज काफ़ी करप्ट ऑफिशियल्स हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के उस टाइम पे। तो ये सब देखते हुए इसका जो ये बैकग्राउंड है, अभी हम 1773 के पहले का बैकग्राउंड समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि हिस्ट्री के अंदर किसी भी इवेंट को समझने से पहले उसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ। 1773, मैं बताऊंगा अभी 1773 के अंदर क्या हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम बैकग्राउंड समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये जो भी हो रहा है इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट गॉट वरीड। क्यों वरीड हो रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट? ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की कोई समाज सेवा की इंटेंशंस है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, क्यों लूट रही है बंगाल को, क्यों इतना पैसा कमा रही है। ऐसा नहीं है, इनके इंटेंशंस बिल्कुल भी फिलंथ्रोपी के नहीं है, समाज सेवा के नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का पेट इसलिए दुख रहा था बिकॉज फर्स्ट थिंग दे वांटेड अ शेयर इन प्रॉफिट। Second thing, the loyalty of East India Company officials. East India Company officials was now in jeopardy. Why? Because they had become corrupt, and you cannot trust a corrupt official. So this is the fact. ठीक है। थर्ड चीज़ जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से 1773 के अंदर जो हुआ वो हुआ। ठीक है। थर्ड रीज़न है कि दिस वॉज द टाइम when American War of Independence was being fought। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि मतलब अगर आप अमेरिका के ओरिजिन के बारे में सोचेंगे कि अमेरिका ओरिजिनेट कैसे हुआ था, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। देखिए क्या हुआ था, मैं एक छोटे से डायग्राम में समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे कोने में अलग पेन ले लेता हूँ। ठीक है, ये है अमेरिका। ठीक है, इतना सुंदर डायग्राम नहीं है बट आप समझ जाओगे। ठीक है, ये है ब्रिटेन, छोटा सा ही है, इतना बड़ा नहीं है। बीच में आता है अटलांटिक ओशन। तो ब्रिटेन के अंदर से ही कुछ लोग गए थे ट्रेड करने के लिए। कहाँ पे? अमेरिका। वहाँ के नेटिव्स जो कि रेड इंडियंस हैं उनको मारा, उनकी जगह पे कब्जा किया और वहाँ पे ट्रेड करने लगे। वहाँ उन लोगों को वहाँ की हवा पानी सूट हो गया, उन्होंने नई कॉलोनीज बसा ली। और भी थे, स्पेन भी था, जर्मनी भी था, डच भी थे, पोर्चुगीज़ भी थे, ये सब गए थे वहाँ पे ट्रेड करने के लिए। इन्होंने सब ने क्या किया, यहाँ पे 13 कॉलोनीज जो थी ये यूनाइट हो गए एंड दे क्रिएटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किसके खिलाफ वॉर बोल दिया? अपने ही देशों के खिलाफ। समझ रहे हैं? ब्रिटेन के लोगों ने वहाँ जाकर के ब्रिटेन के लोगों के खिलाफ ही वॉर छेड़ दिया, बिकॉज उनको पता लग गया था कि हमारे पास में इनफ पैसा है, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है ब्रिटेन जाकर के उनको जवाब देने की। प्लस हम हमारे हिसाब से यहाँ पे जी सकते हैं। तो इसी चीज़ का डर था। दिस वॉज द थिंग
they feared British Parliament, feared a mutiny, एक बगावत के उनको डर था। तो अब इनके कंसर्न्स क्या हो गए थे, अब इनके कंसर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब तो इनके कंसर्न्स थे, ठीक है, ये सब इनकी चिंताएं थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो अराइज हुई थी इस टाइम पीरियड के बाद में। अब इन चिंताओं को दूर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, वो ही है जो अब हम पढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से आज हमें हमारा मैं तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि इसकी वजह से संविधान मिला, संविधान बहुत लोगों की मेहनत से मिला है, बट दैट रिजल्टेड इनटू अ सीरीज ऑफ इवेंट्स जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये बैकग्राउंड है इस चीज़ का। तो इसके बाद में क्या हुआ, इनको लगा कि अब क्या करना पड़ेगा। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट sought to control or regulate ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इनको लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर भी काफ़ी साल लग गए। ये 1776 के अंदर जाकर के अमेरिका आज़ाद हुआ था, पर माहौल तो बन चुका था वहाँ पे, आज़ादी का, बगावत का माहौल बन चुका था। बहुत सारे आइडियाज़ फ्रांस से भी आ चुके थे वहाँ पे, बहुत सारे फ्रांस ने भी वहाँ पे इंटरफेयर कर दिया था। बिकॉज इससे पहले अगर हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 7 ईयर वॉर जो था, 7 ईयर्स वॉर, वो फ्रांस हार चुका था ब्रिटेन से, और फ्रांस ने ब्रिटेन से बदला लेने के लिए इंटरफेयर किया था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर अपने सोल्जर्स को भेज करके। और ब्रिटेन नहीं चाहता था कि जिस तरीके से अमेरिका उनके हाथ से निकल रहा है उसी तरीके से इंडिया भी उनके हाथ से निकल जाए। So they did what? They wanted to control, they wanted to regulate what? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ से शुरू होता है पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि क्या है? द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बैकग्राउंड क्या है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, सोल पर्पस क्या था, कंट्रोल करना ईस्ट इंडिया कंपनी को, और कोई रीज़न नहीं था अभी तक। आगे की रीजंस आगे के टाइम के हिसाब से इवॉल्व होंगे, आगे के इंस्टीट्यूशंस आगे के टाइम के हिसाब से इवॉल्व होते जाएंगे, बनते जाएंगे। पर अभी इनका मोटो क्या था 1773 के माइंडसेट में जाके सोच के देखिए आप कि इस टाइम पे इनको क्या करना था, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना था। इनको बंद नहीं करना था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम अच्छा कर रही थी, पैसा तो कमा के ला ही रही थी वो, लेकिन रेगुलेट करना ज़रूरी था कि कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। इसलिए क्या लेकर के आए ये लोग? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मली इस लेक्चर के साथ में। अभी तक हमने बैकग्राउंड समझा कि क्या क्या था, तो अब इस लेक्चर के साथ में स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई है यहाँ पे। स्लाइड्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो लगभग आपको हर बुक के अंदर मिल जाएगा, और मैं उसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। कहीं कहीं पे ये हो सकता है कि आपको ये सब कुछ ड्राई लगे, थोड़ा हिस्ट्री जैसा लगे, बिकॉज हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं हम, और बट मैं आपको फिर भी इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्टिंग से बताता चलूँगा, हाईलाइट करता चलूँगा कि आप इन चीज़ों को तो डेफिनेटली याद रखना ही रखना। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसकी बेसिक थीम ये है, इस पूरे के पूरे जो अध्याय, इस उपन्यास की थीम ये है कि ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है 1773 से लेकर के 1858 तक। इसके बीच में कंपनी रूल के अंडर हुए हिस्टोरिकल चेंजेस, हुए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स बोलूंगा। फिर 1858 से लेकर के 1947 तक हुए क्राउन रूल में के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स।
तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहला आता है कंपनी रूल 1773 से 1858 के बीच में। मैंने बताया था स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, फिर क्राउन रूल आता है। क्राउन रूल के अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर आता है इंडियन काउंसिल्स के 3 एक्ट आते हैं। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, डेफिनेटली याद रखना, बिकॉज जो मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस इन 3 एक्ट से आते हैं, 1861, 1892 और 1909। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और फाइनली जाकर के आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जैसा कि मैंने बताया था कि इसका जो सोल पर्पस था, आपको ज़्यादा बहुत सारे वर्ड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसका सोल पर्पस जो था वो रेगुलेट करना था, टू रेगुलेट, दैट्स इट। ये एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके 3 रीजन से बड़े। सबसे पहला, इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट मेड बाय ब्रिटिश टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा कि मैंने वो वाइट स्क्रीन के ऊपर आपको काफ़ी अच्छे फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया था कि ये पहला अटेम्प्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का। इससे पहले इन्होंने कभी ट्राई नहीं किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का। इससे पहले इन्होंने फ्री हैंड दे रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन यहाँ से इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की शुरुआत की, और ये पहला अटेम्प्ट था। ठीक है, ये आप डेफिनेटली बता सकते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, इट वाज इन 1773। इट्स प्रीटी इजी, प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सेकंड थिंग, इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इन्होंने पहली बार रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, ये भी अंडरस्टूड सा फैक्ट है कि भाई इनको पहली बार रियलाइज हुआ एक्चुअली कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्कोप क्या हो सकता है, और क्या अच्छा कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और क्या बुरा कर सकती है, क्या रिजल्ट हो सकता है। कहीं इंडिया भी हमारे हाथ से ना निकल जाए, जैसे अमेरिका उनके हाथ से निकलता जा रहा था इस समय। ठीक है, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इन्होंने क्या किया था, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का, उसका फाउंडेशन अब ले करना शुरू किया था। तो इट स्टार्टेड सेंट्रलाइजेशन। आगे जाते जाते हम समझेंगे कि सेंट्रलाइजेशन काफ़ी पीक तक पहुंच जाता है 1858 के अराउंड, बट शुरुआत यहीं से हुई थी। तो इसके फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है अंदर, जो मैंने आपको वाइट पेपर पे बताया था वही चीज़ें यहाँ पर भी होगी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, देखो हुआ क्या, होता क्या था कि भाई जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है, यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो 1773 के पहले तीनों की तीनों प्रेसिडेंसीज जो हैं वो ऑटोनोमस हुआ करती थी। तीनों अपने अपने पोर्ट्स, अपने अपने बंदरगाह से इंडिपेंडेंटली ट्रेड करते थे और पैसा कमा करके ईस्ट इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया करते थे। तो यहाँ पे बंगाल, यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल बैठा करते थे, यहाँ पे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और यहाँ पे गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझ यहाँ पे याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि 1773 से बिल्कुल जाहिर गंवार हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल करने का तरीका था वो भी बहुत काफ़ी, कहा जाए तो काफ़ी पॉलिटिकल था, काफ़ी अवेयर थे वो पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने कोर्ट्स भी बनाए हुए थे उस समय, जुडिशियल सिस्टम भी था। जुडिशियल हिस्ट्री हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ कि उस समय कोर्ट्स भी हुआ करती थी, जुडिशियल सिस्टम भी एक्टिव था। इतना जस्टिस अवेलेबल नहीं था, बट इंस्टीट्यूशंस तो थे एटलीस्ट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो गवर्नर ऑफ बंगाल हैं उनको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और बाकी के दोनों गवर्नर्स जो हैं उनको क्या कर दिया, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को उनके सबॉर्डिनेट बना दिया। तो ये बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और बाकी दोनों को क्या कर दिया, उनका सबॉर्डिनेट बना दिया, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, और क्या किया इन्होंने, इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई ऑफ 4 मेंबर्स, क्या करने के लिए,
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए। आज भी जैसे अगर आप पार्लियामेंट को देखते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर हम बोलते हैं कि देर इज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज दी प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है उनको एड एंड एडवाइस करने के लिए क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेडी रहते हैं। तो आप ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है इसे आज के समय के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जो मंत्रिमंडल है उससे लिंक करके उससे जोड़ के आप समझ सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या रही होगी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन लोग होते थे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर उस समय इंडियंस नहीं हुआ करते थे, ब्रिटिश पीपल ही होते थे, जो हायर रैंक के ऑफिशियल्स हैं या रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं या फिर कुछ ऊंचे ओहदे वाले लोग यहाँ पे होते थे और जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करते थे उनके वर्क के अंदर। ठीक है, तो ये पहला चीज़ था। दूसरी चीज़ ये कि सबॉर्डिनेशन के अंदर आ गई थी बाकी दोनों प्रेसिडेंसीज। ठीक है, इन्होंने तीसरी चीज़ जो मैंने बताया था आपको कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंसर्न्स क्या क्या थे। पहला कंसर्न तो यही था कि यहाँ पे काफ़ी करप्शन हो गया था, बहुत सारी ब्राइब्स लेने लगे थे लोग। और तो अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या किया, किसी भी तरह की ब्राइब लेने से क्या कर दिया गया, प्रोहिबिशन डाल दिया गया, मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे फ़र्क पड़ रहा था सर्वेंट्स की लॉयल्टी के ऊपर, पैसे की तरफ लॉयल्टी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो इन्होंने सैलरीज भी बढ़ाई उस टाइम पे ऑफिशियल्स की, और ये इंश्योर किया कि ऑफिशियल्स करप्शन ना करें ताकि इनको कंट्रोल करना ईजी हो ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, इट मेड इट कंपल्सरी ऑन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कुछ भी नहीं है, ईस्ट इंडिया जैसे किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वैसे ही ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंपलसरी कर दिया कि आप अपने रेवेन्यू, सिविल और जो मिलिट्री अफेयर्स हैं इंडिया के अंदर उसके बारे में पूरा का पूरा रिपोर्ट दें। इससे कुछ भी नहीं होता, इससे ये होना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो होल्ड है, होल्ड ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या हो गया, और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि काम क्या था, रेगुलेट करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इन्होंने क्या किया, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ये उन्होंने पहले भी किया था, इन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया था, अब क्या किया, अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने डिस्टिंग्विश ही कर लिया। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, दिस एक्ट वाज फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो देखिए इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले इन्होंने 1773 के अंदर गवर्नर ऑफ बंगाल जो है इनको बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अब क्या करेंगे, अब सोच के देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर ऑफ इंडिया। वेरी नाइस, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और सारी की सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स किसको दे दी, उसको दे दी। देखो सेंट्रलाइजेशन का यही तरीका होता है कि आप बीच में, देश के बीच में या मतलब कोने में भी कोई दिक्कत नहीं है, एक सेंट्रल अथॉरिटी बना दो और उस अथॉरिटी को क्या दे दो, सारी की सारी पावर्स दे दो। तो इससे क्या होगा कि जो ऑटोनोमस यूनिट्स रह नहीं जाएगी आपके बाकी के स्टेट्स के अंदर, उस समय प्रोविंसेस बोला करते थे, और उनके पास में ज़्यादा पावर्स नहीं होगी तो वो बगावत नहीं कर पाएंगे, म्यूटनी नहीं कर पाएंगे, और उनको कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसी ख्वाब से कि ब्रिटिश इंडिया का सेंट्रल कंट्रोल रहे पूरे के पूरे देश के ऊपर, तो उससे क्या किया इन्होंने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब कौन बना था, कब बना था, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, वो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इट डिप्राइव्ड गवर्नर्स ऑफ बंगाल एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। इससे पहले उनके पास में थोड़ी मोटी लेजिस्लेटिव पावर्स थी, बट इन्होंने क्या किया, यहाँ पे उनसे लेजिस्लेटिव पावर्स को छीन लिया। ध्यान रखिएगा, ये जो सिस्टम है ना, ये जो भी कार्य हो रहे हैं अभी, ये सारे के सारे आगे जाके रिपील हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, इनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि अभी चल रहा है सेंट्रलाइजेशन का फेज। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है कि कंप्लीट थ्रू आउट एक सिंगल माइंडसेट से चल रही थी। वो भी जैसे जैसे ब्रिटेन में गवर्नमेंट्स चेंज हो रही थी, वो भी अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करते हुए जा रही थी। जैसे लेबर पार्टी आ रही थी तो लेबर पार्टी का अलग आउटलुक था इंडिया को लेकर के, कंजर्वेटिव पार्टी आ रही थी तो कंजर्वेटिव पार्टी का अलग आउटलुक था इंडिया को लेकर के। तो यही चीज़ है कि मतलब जो भी कॉलोनी है, कॉलोनी भी, कॉलोनियल कंट्री, इंपीरियल कंट्री भी, अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी है किसी भी टाइप की, तो वहाँ पे आने वाली गवर्नमेंट्स के हिसाब से ही जो कॉलोनीज़ हैं उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। कुछ गवर्नमेंट्स उदारवादी होती हैं, लिबरल होती हैं, कुछ गवर्नमेंट्स लिबरल नहीं होती हैं। तो उनकी आने वाली गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ में ये देखने को मिलता है जैसा उनका एटीट्यूड हो जाएगा अपनी
कॉलोनी के अंदर, जैसे इंडिया कॉलोनी था उस टाइम पे ब्रिटेन का। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, दिस वॉज द फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो सिंपल सी बात है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। वेरी गुड, वेरी नाइस। फिर क्या हुआ, बंगाल और मद्रास, अब जब सेंट्रलाइजेशन चल रहा है, काफ़ी भारी सेंट्रलाइजेशन चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है इस इनसिक्योरिटी में कि कहीं ना इंडिया हमारे हाथ से ना निकल जाए बस। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल और मद्रास से क्या छीन ली, लॉ बनाने की पावर्स छीन ली। लॉ बनाता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते थे लॉज, और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए दे दिया जाते बंगाल और मद्रास को। ठीक है, ओके। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ एंटायर ब्रिटिश इंडिया। ओके, वेरी नाइस, वेरी हाई लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो इससे पहले बनने वाले एक्ट्स को रेगुलेशंस कहा जाता था, जैसे बताया रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके अंदर जो जो एक्ट्स बनेंगे उनको क्या बोला जाने लगा, एक्ट्स बोला जाने लगा। ठीक है, it ended the activities of East India Company as a commercial body which now became a purely administrative body। अब ये चीज़ यहाँ पे याद रखना आप कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश नहीं हुई है, वो आगे जाके एबॉलिश होगी। अब ये बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई थी जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, कमर्शियल बॉडी नहीं रह गई थी। अब बहुत सारी और भी कंपनीज आ गई थी यहाँ पे कमर्शियल अफेयर्स के लिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट खुद इंटरेस्ट लेने लगी थी यहाँ की कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर। ओके, फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। मैंने पहले बताया था कि गवर्नर जनरल की एक काउंसिल थी, उसके अंदर कितने मेंबर्स थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर कितने मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स थे। अब कितने हो गए थे, 6 नए मेंबर्स को जोड़ करके 10 मेंबर्स हो गए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। अब 10 मेंबर्स हो गए थे, और याद रखना अभी तक इनमें से एक भी इंडियन नहीं है। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाने लगा, इनको बोला जाने लगा लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। देखिए, काउंसलर वर्ड से घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी जिसको हम मिनिस्टर बोलते हैं ना, उसको उस टाइम पे काउंसलर बोला जाता था। आज भी यूएसए के अंदर काउंसलर बोला जाता है कि ये काउंसलर हैं, सेनेट में सेनेटर, काउंसलर, अलग अलग चीज़ें हैं। काउंसलर बोला जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका, टू द काउंसिल। इन अदर वर्ड्स, इट एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई मैंने बताया था कि पहले 4 मेंबर्स थे उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, 6 को जोड़ के 10 मेंबर हो गए, लेकिन ये 10 के 10 सेम काउंसिल में नहीं थे। इनमें से 6 मेंबर्स किसके अंदर थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर थे। अब 2 काउंसिल्स बन चुकी है, 2 अलग अलग रोल्स डिसाइड हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। तो क्या हुआ था, गवर्नर जनरल की 2 काउंसिल बन गई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो 4 मेंबर थे और 6 मेंबर्स कौन से हो गए थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ठीक है, तो क्या बोला जाता है कि दस लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज ट्रीटेड एज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आप लोकल रिप्रेजेंटेशन से ये मत समझ लेना कि इंडियंस को यहाँ पे शामिल कर लिया गया है, यहाँ अभी तक शामिल नहीं किया गया है, काफ़ी बाद में 1861 के बाद में शामिल किया जाएगा, काउंसिल्स एक्ट के बाद में। यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि वहीं के जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटिश पीपल थे, उनको शामिल किया जा रहा था। ठीक है, तो ये छोटा सा फ्लो चार्ट है कि जो 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर्स थे गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनमें से 4 जो थे वर अपॉइंटेड बाय लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हो गया कि जो नीचे वाली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जो छोटी लेजिस्लेटिव मतलब जो जो प्रोविंसेस हैं, जो बंगाल प्रोविंस है, जो बॉम्बे प्रोविंस है, मद्रास प्रोविंस है, आगरा प्रोविंस है, जैसे आज स्टेट्स हो गई, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स, इनसे अपॉइंटेड जो हैं वो वहाँ पे 6 में से 4 लोग वहाँ से आने लगे। अब इसका आप बेस्ट एग्जांपल कहाँ देख सकते हैं, इसका आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं आज के टाइम के अंदर जो राज्यसभा है। राज्यसभा के अंदर स्टेट्स से चुन करके आते हैं मेंबर्स, और वो जाकर के कहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट के अंदर अपर हाउस में बैठे जाते हैं। तो ये बहुत ही परफेक्ट एनोलॉजी है इसकी, कि आप इसको समझ सकते हैं, परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ का कि 4 मेंबर जो है वो यहाँ से आने लगे। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव जो प्रोविंसेस थी उनके 4 मेंबर जो है वो वहाँ जाकर के बैठने लगे, और 2 जो थे वो अदर्स में आते थे। तो आगे बढ़ते हैं।
तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देख लिया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, पिट्स इंडिया एक्ट देख लिया था उससे पहले। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1853 तक हमने समझ लिया कि क्या क्या हुआ है। तो अभी तक हमने जो कंपनी का रूल था उसके अंदर हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर हमने देखा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, फिर हमने देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1833, फिर हमने देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, और उसकी जो फाइनल नेल देखी गई, जो फाइनल नेल इन द कॉफिन देखी गई, वो 1833 के अराउंड जाकर के देखी गई। जब क्या छीन लिया गया, जब लेजिस्लेटिव पावर्स छीन ली गई, किन से? बंगाल और जो जो बाकी की प्रोविंसेस थे उनसे छीन ली गई, और सब किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। ठीक है। 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिलर जो हैं और 6 नए डाले गए, और गवर्नर जनरल की 2 काउंसिल्स बनाई गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो पहले से एग्जिस्ट करती थी, एक नई काउंसिल बनाई गई लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके अंदर 6 मेंबर्स थे, 6 में से 4 मेंबर्स जो हैं वो लोकली चुन के आने लगे। कहने का मतलब जो स्टेट की जो प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स की प्रोविंसेस हैं, वहाँ से चुन करके आने लगे, और 2 बाकी के 2 अदर मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक है। तो अब आगे क्राउन रूल की तरफ। क्राउन रूल, क्राउन रूल में क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो इसको क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। दिस एक्ट प्राइमरीली सॉट टू राइट द रॉन्ग्स दैट लेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857। तो एक बार हम इसको हल्का सा क्विक व्यू के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ओके। तो 1857 के अंदर लड़ा गया था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट सीपोए म्यूटनी भी कहती है। थोड़ा सा अंडरमाइन करने के लिए बोलती है सीपोए म्यूटनी, बट इट वाज डेफिनेटली द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ इमीडिएट रीजंस के बारे में बात करें तो जो मंगल पांडे ने जो रिवोल्ट बोला था बिकॉज ऑफ द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस तो थे, जिसके अंदर बोला जाता था कि पोर्क और बीफ यूज़ होता था ग्रीस को बनाने के लिए, कार्ट्रिजेस के लिए, जो कि मुस्लिम और हिंदू दोनों के सेंटिमेंट्स को उस समय हर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से सीपॉइज ने धावा बोल दिया था अपने ही ऑफिसर्स के खिलाफ। ठीक है। फिर उस समय जो ये ग्रीस कार्ट्रिजेज एनफील्ड राइफल से रिलेटेड है। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस थे कि पेजेंट्स कम्युनिटी जो थी, जो ट्राइबल्स थे, पेजेंट्स थे, ज़मींदार थे, सभी लोग दुखी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो इन सब लोगों ने यूनाइट होकर के ये धावा बोला, ये इन्होंने वॉर लड़ा। ठीक है। वो लोग हार गए, इनके पास में एबल लीडरशिप नहीं थी उस टाइम पे, सेंट्रलाइज नहीं था। हारने के बहुत सारे रीजंस हैं, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। पर इस रिवोल्ट के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरस्टूड, पहली चीज, इट इज नॉट इजी टू गवर्न इंडिया विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस। वेरी गुड। दूसरी चीज, इंडियंस हैज टू बी टेकन इनटू ट्रस्ट। थोड़ी सी इंग्लिश गलत हो सकती है, मतलब भरोसे में लेने की ज़रूरत थी इंडियंस को यहाँ पे, कि उनका भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी था। तो इन्होंने क्या बोला 1858 के, फिर ये क्या लेकर के आए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको क्या बोला? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो क्राउन रूल का जो स्टार्टिंग हुई, क्राउन रूल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए, उसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। 1857 का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया था, वो एक बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड फैक्टर है, जिसकी वजह से अब से जो जो चीज़ें शेप होंगी, जो जो चेंजेस होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे स्टार्ट कहाँ से हुए थे? 1857 के जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया था, इसको देखा गया था। ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं।
It changed the designation of Governor General of India to that of Viceroy of India. Viceroy became the direct representative of ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया. तो आप देखेंगे कि इस चीज़ के अंदर ब्रिटिशर्स को काफ़ी मज़ा आता है नाम चेंज करने में ऑफिस के. पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बनाया आप जाकर के, वाइस रॉय ऑफ इंडिया. तो वाइस रॉय बिकेम डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया. इन्होंने क्या किया, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. तो पिछली स्लाइड में हमने देखा था इन्होंने क्या बनाया था कंट्रोल करने के लिए, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया था. कब बनाया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. फिर आगे जाकर के क्या किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से इनके मिलिट्री अफेयर्स भी छीन लिए थे, कमर्शियल अफेयर्स भी छीन लिए थे, और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना के छोड़ दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को. तो अब जाकर के इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि इस डबल गवर्नमेंट के चक्कर में कहीं ना कहीं लोगों का शोषण हो रहा है यहाँ पे, और उस शोषण की वजह से लोग जो हैं वो गुस्सा हो रहे हैं, एंड दैट रिजल्टेड इनटू द रिवोल्ट ऑफ 1857. तो पहले लिखा गया है कि जो रॉन्ग्स थे उसको राइट करने के लिए ये एक्ट लेकर के आए. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने करी यहाँ पे वो ये किया, दे एबॉलिश्ड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट. तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के अंदर क्या क्या होता है. ठीक है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 से स्टार्ट हो गया था द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस. It made a beginning of representative institutions by associating with law-making process. It thus provided that the viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council. These were nominated by Lord Canning. तो ये तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ें समझने की कि भाई इससे पहले मैंने बताया था आपको कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसको ये रियलाइज़ हुआ था कि इंडियंस को एसोसिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा लॉ मेकिंग प्रोसेस में. तो इन्होंने बोला कि अब हम जाकर के इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करेंगे. ओके, तो पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन कौन से थे, वो थे द महाराजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव. देखिए अभी भी एलिट और पढ़े लिखे लोग ही आ रहे हैं, बिकॉज जो उस समय की एजुकेशन रेट थी वो काफ़ी लो थी, और काफ़ी हायर बैकग्राउंड के लोग ही उस समय लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर आ पा रहे थे. ठीक है, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज. तो इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने बताया था कि जो 1773 के अंदर सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था और जो जाकर के कल्मिनेट अपने पीक पे पहुंचा था 1833 के अराउंड, अब वो 1861 से स्टार्ट हो गया था डिसेंट्रलाइजेशन, और ये जाकर के कहाँ तक चलेगा, 1937 में जाकर के जो ऑटोनोमस यूनिट्स हो जाएंगी, मतलब जो प्रोविंसेस है उनको ऑटोनोमस यूनिट्स बना दिया जाएगा. आज़ादी नहीं मिलेगी बट प्रोविंसेस को क्या बना दिया जाएगा, ऑटोनोमस यूनिट्स बना दिया जाएगा. ओके, नेक्स्ट, इट ऑल्सो लेड टू स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब इन्होंने सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर्स रिस्टोर नहीं की है, इन्होंने अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बंगाल, NWFP जो पंजाब है, इनको इनके अंदर नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बना करके दी है. देखिए अचानक से दिल बड़ा हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ जाकर के. इट गेव रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859. ओके, तो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे पहले क्या हुआ करता था कि एक ही मिनिस्टर के पास में काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आ गई, कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी. बट पोर्टफोलियो सिस्टम के आने के बाद में एक इंसान को, किसी को डिफेंस मिल गया, किसी को रेलवे मिल गया, किसी को फाइनेंस मिल गया, किसी को कोई और मिनिस्ट्री मिल गई. तो ये एक तरीके का पोर्टफोलियो सिस्टम है जहाँ पे स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है मिनिस्टर्स की जो भी उस समय पे थे. ओके, it empowered viceroy to issue ordinances without the concurrence of the legislative council during an emergency. तो ये यहाँ पे आप डेफिनेटली याद रखना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैं इसको एक अलग पेन से भी लिख देता हूँ, ब्लू. ओके,
इसको आप डेफिनेटली याद रखना कि ऑर्डिनेंस प्रमलगेशन की जो पावर है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट के पास में मिलती है, तो ये सेम पावर एक्चुअली ये यहीं से निकल के आई होगी कि जो इमरजेंसी के टाइम पे ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करने की जो पावर है किसकी, वाइसरॉय की, वो कहाँ से आई थी, गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। तो ये यहाँ पे लाया क्यों गया है, आप जब पढ़ते हैं तो रीड बिटवीन द लाइन्स, उसको समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑटोनॉमी तो दे दी, धीरे धीरे इंडियंस को भी शामिल करना शुरू किया इसके अंदर, लॉ मेकिंग प्रोसेस में नॉमिनेट किया 3 इंडियंस को, और प्रोविंसेस को भी ऑटोनॉमी दे दी कि चलो ठीक है, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बना करके दी, और लॉ मेकिंग पावर्स भी फिर से दे दी, डिसेंट्रलाइजेशन भी होने लगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा भी तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि वो जो ऑटोनॉमी दी जा रही है, वो जो प्रोविंसेस को पावर दी जा रही है, उसको कंट्रोल करने का कोई तो मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा। मतलब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहते हैं इसको, कि एक हाथ से आप गाजर खिला रहे हो और दूसरे हाथ से आप डंडी मार, मतलब लकड़ी से मार करके सीधा कर रहे हो उसको, जो खरगोश है उसको। तो ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है कि एक हाथ से तो आपने प्रोविंसेस को पावर्स दे दी है लॉ मेकिंग की, लेकिन दूसरे हाथ से क्या दे दिया है, वाइसरॉय को पावर दे दी है टू इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। और एमरजेंसी की कोई फिक्स कंडीशन तो है नहीं, वो तो हमने आज़ादी के भी कोई 20-25 साल बाद डिसाइड हुआ कि अच्छा एमरजेंसी इन इन कारणों पे लगा पाएंगे, इन कारणों पे नहीं लगा पाएंगे। तो एमरजेंसी तो जब चाहे तब लगा सकती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके ऊपर तो कुछ था नहीं। हाँ, ऐसा ऑर्डिनेंस जो है वो 6 महीने तक लागू होगा और वापस भी लगाया जा सकता था। आप समझ रहे हो कि एक हाथ से तो पावर दी है, दूसरे हाथ से पावर ले भी ली है, तो ये चलता रहेगा, ये एंड तक चलता रहेगा ये वाली चीज़। नेक्स्ट फिर आता है हमारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, काउंसिल एंट्री के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल, यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं, कौन है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, इंडियंस, इन द सेंट्रल and provincial legislative councils, but maintained the official majority in them. Indians still could not vote out the official members. For example, फर्ज कीजिए, मान लीजिए भाई 20 मेंबर्स हो गए, 20 मेंबर्स हो गए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। अब 20 में से ये क्या भाई, आपको कोई भी लॉ पास कराने के लिए क्या चाहिए, 11 मेंबर चाहिए एटलीस्ट, सिंपल मेजोरिटी से। तो ये बहुत चालाक थे ब्रिटिशर्स, इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम तो 9 मेंबर्स ही रखेंगे नॉन ऑफिशियल, यानी कि इंडियंस जो हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों को ये भी लग जाएगा कि हाँ भाई, रिप्रेजेंट लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट तो करवा ही रहे हैं, लेकिन कोई रियल पावर तो है नहीं। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को के सपोर्ट में आकर के वोट आउट करेंगे किसी भी लॉ को या किसी भी एक्ट को। तो ये हुआ था। चलो, ये एक डेवलपमेंट तो है ही कि भाई नंबर बढ़ गए थे। अब 1892 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ काउंसलर्स थे वो बढ़ा दिए थे, नॉन ऑफिशियल लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। नेक्स्ट थिंग, इट इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ legislative councils and gave them powers of discussing the budget and addressing questions to the executive। तो अब जब नंबर्स बढ़ाए हैं तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उनकी थोड़ी सी पावर भी बढ़ा दी गई, उनको बजट को डिस्कस करने के लिए अलाउ कर दिया गया। सोचिए, इससे पहले बजट को डिस्कस भी नहीं कर पाते थे वो, और क्वेश्चंस पूछने के लिए भी परमिशन दे दी गई। ओके, नेक्स्ट, इट प्रोवाइडेड फॉर the nomination of some non-official members of the Central Legislative Council by Viceroy on the recommendation of Provincial Legislative Councils and Bengal Chamber of Commerce। तो अब क्या होने लगा कि भाई अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन भी स्टार्ट हो गया। किसके कहने पे, वाइसरॉय के कहने पे। कहाँ से, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है प्रोविंशियल की, वहाँ से कुछ मेंबर्स चुन करके कहाँ पे आने लगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर आने लगे, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं, यानी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, उसके अंदर गवर्नर के रिकमेंडेशन पे कहाँ से मेंबर आने लगे, म्यूनसिपैलिटी से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, ट्रेड यूनियन से, ज़मींदार, और भी बहुत सारे ट्रेड चेंबर्स होंगे प्रोविंशियल लेवल पे। तो इससे क्या होने लगा, इससे डाइवर्सिफाई होने लगा जो रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं था अभी तक भी, ये नॉमिनेशन ही था, ठीक है, बट स्टिल अलग अलग तबके से लोग आकर के बैठने तो लगे काउंसिल्स के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। अभी तक भी मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ नहीं हो रहा है ये, आप ये गलती मत कर जाइएगा, ये भूल मत कर देना ये।
में नहीं हो रहा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। याद रखना, अभी तक भी जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ हो रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। पहले मेंबर बढ़ाए 1861 के अंदर, मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया, इसके अंदर मेंबर बढ़ा दिए थोड़े से, और क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया रिप्रेजेंटेशन को। नेक्स्ट, द एक्ट मेड a limited and indirect provision for the use of election in filling up some of, अभी इलेक्शन यूज़ हो रहा था बट ऐसा इलेक्शन वर्ड यहाँ कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ है। अभी भी क्या हो रहे थे, लिमिटेड था और इनडायरेक्ट इलेक्शन था, डायरेक्ट इलेक्शन अभी तक भी यूज़ नहीं हो रहे थे, और इलेक्शन वर्ड कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ है टू फिल अप द सीट्स। द प्रोसेस वॉर डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टन बॉडीज। आई होप ये अंडरस्टूड है। तो अभी तक क्या क्या नहीं हुआ है, अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं आई है, अभी तक डायरेक्ट इलेक्शन कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ है, ना वर्ड यूज़ हुआ है इलेक्शन और ना ही डायरेक्ट इलेक्शन हुए हैं। अभी तक नॉमिनेशन हो रहे थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टन बॉडीज। नेक्स्ट आता है काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। इसको हम मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। लॉर्ड मिंटो और मोरले जो थे ये लेकर के आए थे इन रिफॉर्म्स को। ठीक है, अब इसका अगर हम बैकग्राउंड समझें इसका, तो इसका बैकग्राउंड सिंपल सा है कि भाई 1905 के अंदर क्या हुआ था, द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के अंदर ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल को कम्युनल लाइंस पे डिवाइड कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, और इस प्रोटेस्ट के कारण बहुत सारी डिसहार्मनी हो गई थी। तो इन्होंने बोला कि अब हम रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। और चूंकि उस समय जो नेशनलिस्ट थे, जो नेशनलिस्ट तबका था, दोनों गरम दल और नरम दल, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, वो दोनों डिमांड कर रहे थे। कोई डिमांड कर रहा था कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, कोई डिमांड कर रहा था ऑटोनोमस स्टेट्स की, कोई डिमांड कर रहा था कि हमें पार्टिसिपेशन दिया जाए लॉ मेकिंग प्रोसेस में, कंप्लीट पार्टिसिपेशन दिया जाए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने मोरले मिंटो रिफॉर्म्स को लेकर के आए ये लोग। ओके, इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ एट सेंटर एंड प्रोविंसेस। इन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं इनकी साइज़ को बढ़ा दिया। अभी तक भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री नहीं हुई है इंडियंस की, याद रखना आप इस चीज़ को। लेकिन क्या किया, देखो 1861 के अंदर क्या किया था इन्होंने, 1861 के अंदर इंडियंस की एंट्री करवाई थी सर दिनकर राव और महाराजा ऑफ पटियाला और महाराजा ऑफ जो भी उस समय थे उनको नॉमिनेट करवाया था। लॉर्ड कैनिंग ने एंट्री करवाई थी उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एडिशनल मेंबर्स के तौर पे। फिर 1892 के अंदर मेंबर्स को बढ़ाया था इन्होंने, लेकिन फिर भी नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी गेन रखी थी। और अब उन्होंने क्या किया 1909 में, एज अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, इन्होंने कैरेट थमाने के हिसाब से इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नंबर बढ़ा दिए, वो सेंटर पे भी और प्रोविंसेस के अंदर भी। ओके, इट रिटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी एट सेंटर। देखो सेंटर में अभी भी इन्होंने क्या रखी, ऑफिशियल मेजॉरिटी रखी। ऑफिशियल मतलब जो ब्रिटिशर्स थे इनकी मेजॉरिटी रखी, लेकिन प्रोविंसेस के अंदर क्या अलाउ कर दी, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। क्या ठीक है, आप नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी आप रख सकते हो, लेकिन प्रोविंसेस के पास में ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स तो दिए ही नहीं गए थे, या भी आप आगे देखोगे ऐसी कोई मेजर पावर्स तो थी नहीं। आप मेजॉरिटी होने से क्या होता है, कम से कम लॉ मेकिंग के लिए सब्जेक्ट्स भी तो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए इंडिया का केस है, अगर कोई डिफेंस एक सब्जेक्ट है, डिफेंस किसके पास में है, यूनियन के पास में है। मान लीजिए कल को एजुकेशन जैसा सब्जेक्ट अगर स्टेट के पास में रहे ही ना, तो क्या कर लेगी स्टेट गवर्नमेंट। अगर टैक्सेशन से रिलेटेड अगर कोई रहे ही ना सब्जेक्ट, तो सिर्फ गवर्नमेंट बनाने से क्या हो जाएगा, पावर्स भी तो देनी पड़ती है, तो वो पावर्स यहाँ पे नहीं दी जा रही थी। ओके, नेक्स्ट, it increased the functions of legislative councils at the center as well as provincial legislative councils. Examples, अब ministers क्या थे उनको, और they were allowed to ask supplementary questions, move resolutions on the budget and other small functions. तो ठीक है, दो any real power was still missing, अभी तक भी कोई मेजर पावर थी नहीं, अभी तक भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ही डिसाइड करता था कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, और उसी के आधार पे इंडिया में डिसाइड होती थी चीज़ें। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब आया है, अब अकल आई है ब्रिटिशर्स को कि भाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी तो यहाँ पे क्या हो गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम।
लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री कब हुई थी फर्स्ट टाइम के लिए? 1861 में। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री कब हो रही है? 1909 में। आप समझिए, 69, 79, 89, 99, 2009, सॉरी 1909, 40 साल बाद एंट्री, 40 भी नहीं, ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं आपको, 48 ईयर्स के बाद में एंट्री हुई है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। तो आप समझ जाइए कि ये लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस था ये कितना ज़्यादा ग्रेजुअल था, कितना स्लो था ये प्रोसेस, कि कितना धीरे धीरे पावर्स दी जा रही थी इंडियंस को यहाँ पे। तो इसको समझिए आप कि इतना धीरे धीरे जाकर के पावर दी जा रही थी, और आज हम कहते हैं कि बहुत आसानी से कह देते हैं कि आज़ादी मिल गई, ये वो। 200 ईयर्स का टाइम पीरियड बहुत छोटा नहीं होता है सर, बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। और हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो हमको लग सकता है कि छोटा मोटा टाइम पीरियड ही था, बट आप खुद सोच के देखिए, हम एवरेज लाइफ स्पैन जो है ह्यूमन बीइंग का वो 70 to 75 ईयर्स ही है, 70 ईयर्स ही है, उससे भी कम है। तो हम देख ही नहीं पाएंगे, हमको 3-4 जन्म लेने पड़ेंगे ये देखने के लिए जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है उसको, जो हम अगले इस 1 घंटे के अंदर जो हमने पढ़ लिया है, इसको डेवलपमेंट को एक्चुअल में देखने के लिए एटलीस्ट 150 to 200 ईयर्स किसी को जीना पड़ेगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या हुई थी, एंट्री हुई फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थॉट कि वी शुड एसोसिएट इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, किसकी? वाइसरॉय की भी और गवर्नर्स की भी। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है बिकेम फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। It introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorates. ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट पॉलिटिक के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बस याद रख लेना कि लॉर्ड मिंटो इज़ नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स, और यहाँ पे मुस्लिम्स को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे, जहाँ पे मुस्लिम्स के लिए सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, बिकॉज दे वर पॉलिटिकली कंसर्न के मुस्लिम्स विल बी लेफ्ट आउट एंड ऑल। और भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, रिजर्वेशन की डिमांड भी हुई थी बी आर अम्बेडकर द्वारा, और भी चीज़ें हुई थी, उन्होंने भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगे थे दलित्स के लिए, बट जो कि एक्सेप्ट नहीं हुआ था। और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ पे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या है? फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो इन्होंने पहली बार 20 अगस्त 1917 में क्या बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? डिक्लेयर किया कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, was the gradual introduction of responsible government in India। responsible government का क्या मतलब होता है? responsible government का मतलब होता है, जैसे आज के डेट में, आज अगर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को देखा जाए तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट चुन के आती है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड पार्लियामेंट। कहने का मतलब है कि जो लोकसभा है वो अगर नाखुश हो तो क्या पास कर सकती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। और क्या हो सकता है अगर ये पास हो जाए और गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी प्रूव ना कर पाए, तो गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ेगा। तो ये क्या है? दिस इज एन एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज एन एक्ट टू एंश्योर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर। जो भी गवर्नमेंट पावर के अंदर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे इंश्योर करोगे? उसके ऑफिस को खतरे में डाल के उसको बार बार टाइम टू टाइम प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे साथ में लोग खड़े हैं और लोगों का भरोसा है मेरे ऊपर, इस पार्लियामेंट का भरोसा है, इस सदन का यानी कि लोकसभा का भरोसा है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और ये इन्होंने 20 अगस्त 1917 में डिक्लेयर किया कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने का ऑब्जेक्टिव है इंडिया के अंदर। ओके, वेरी नाइस। चलो कहीं ना कहीं अब अकल तो आई इनको। दिस एक्ट रिलैक्स्ड द सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस बाय डीमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अब इन्होंने क्या बोला कि अब सेंट्रल का जो कंट्रोल है स्टेट्स के ऊपर, मतलब प्रोविंसेस के ऊपर, थोड़ा सा उसको ढीला छोड़ा, और जो सब्जेक्ट्स हैं लॉ मेकिंग के उसको दो में डिवाइड किया, सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। लेकिन अभी भी क्या था, जो स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का वो यूनिटरी था। ठीक है, ऐसे फेडरल नहीं हो गई थी अचानक से ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे, बट हाँ ठीक है, सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया। ये यूनियन के सब्जेक्ट्स होंगे यानी कि सेंट्रल के होंगे, और ये प्रोविंसेस के होंगे, और सबके पास में खुद की आज़ादी होगी खुद के सब्जेक्ट्स पे डील करने की। सेंटर जो है वो प्रोविंशियल के सब्जेक्ट्स पे इंटरफेयर नहीं करेगा।
तो ये क्या इतनी आसानी से पावर थोड़े ही दे देंगे और प्रोविंसेस को, ये सब दोगलापन है। सही बात है, दोगलापन ही है। आप पावर्स कितने साल लग गए, आप देखो ना 1861 के बाद में जाकर के, कहीं जाकर के अब 1919 में जाकर के बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है अब सब्जेक्ट्स बनाएंगे, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स दे दिए, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स मान लीजिए कि भाई कोई सब्जेक्ट बना लिया, एजुकेशन बना लिया। अब इनमें से भी क्या किया कि इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया। मैं आपको एक अलग स्लाइड में समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट्स को, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे वो किसके द्वारा, इसके ऊपर डिसीजंस कौन लेने वाला था, गवर्नर विद द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स responsible to legislative council। ओके, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहे तो इन मिनिस्टर्स को हटा सकती है, और ये चाहे तो मना भी कर सकती है कि नहीं आप ये लॉ मत पास करो। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो डिसाइड होते थे गवर्नर विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, which is not responsible to legislative council। कहने का मतलब है कि भाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास में अभी भी क्या थी, पावर वॉज मोर देन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब समझ रहे हो, इन्होंने अभी भी ये बोला कि नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो क्या करेगी, वो डिसाइड करेगी कि ये लॉ पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ये रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्वियसली यही हुआ होगा कि जो कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो दे दिए ट्रांसफर्ड लिस्ट के अंदर, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको रखा गया रिजर्व के अंदर। तो डिसाइड अभी भी कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कौन थे, मोस्टली ब्रिटिश ही थे। भाई लॉ मेकिंग बैठा तो दिया सदन में ला करके लोगों को, लेकिन पावर नहीं थी उनको, कंप्लीट पावर नहीं थी। धीरे धीरे दे रहे हैं, एक एक परसेंट करके दे रहे हैं। और तब तक क्या हो रहा है, तब तक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो हुए जा रहा था इंडिया का अभी भी। तो ये बात है। ओके, तो यही हुआ इसके अंदर कि भाई रिजर्व ऑन द अदर हैंड वर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। पर ये डायरकी का जो सिस्टम है इट वॉज लार्जली अनसक्सेसफुल। ओके, नेक्स्ट, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाईकेमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। तो देखिए अभी तक डायरेक्ट इलेक्शंस अब जा कर के आए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन जो फ्रेंचाइजी है बहुत लिमिटेड थी। इट रिक्वायर्ड दैट द 3 of the 6 members ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अभी तक भी क्या है 6 में से 3 ही है, बिकॉज या देखो मेजोरिटी से वोट लेंगे तो अभी भी लॉ पास होगा नहीं होगा, एक आधे मेंबर को अपना बिठा देंगे इंडिया वालों में भी, तो क्या करेंगे, अपने फेवर में ही करवा लेंगे चीज़ें, है ना। तो वही वाली बात है कि दे वर गिविंग द पावर बट नॉट विद अ बिग हार्ट। अभी भी पूरा का पूरा डेडिकेशन नहीं था इंडियंस को पावर देने में, बट फिर भी एक बहुत बड़ा स्टेप था कि इन वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 3 मेंबर्स जो हैं वो 6 में से इंडियंस होंगे, लेकिन अदर देन द कमांडर इन चीफ। अब कमांडर इन चीफ को मिला करके कितने हो जाएंगे टोटल, हो जाएंगे ना 4 बना करके, मेजोरिटी अभी भी इनके पास में ही थी। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। अभी भी फ्रेंचाइजी मतलब जो राइट टू वोट है, फ्रेंचाइजी मतलब होता है राइट टू वोट, वो अभी भी किन लोगों के पास में थी, बहुत लिमिटेड। इनके पास में प्रॉपर्टी टैक्स जो जमा करा रहे थे, एजुकेटेड थे, और ऐसे लोग बहुत ही कम थे यार उस टाइम पे। बताया था ना, एजुकेशन रेट जो है वो 1% 2% से भी कम थी ऑफिशियली, और ऐसे तो पता नहीं हज़ारों या लाखों में ही होंगे, 30-35 करोड़ लोगों में से इतने ही लोग होंगे जो पढ़े लिखे थे उस टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है, इज सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज्ड प्रोविंशियल काउंसिल्स टू इनेक्ट देयर बजट। अब इन्होंने बजट बनाने की पावर दी थी इनको, किसको, प्रोविंशियल काउंसिल्स को। लेकिन अभी भी क्या था, रिजर्व सब्जेक्ट्स किसके पास में थे, जो मैंने पहले बताया था, गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल।
लेजिस्लेटिव काउंसिल को अभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। आज जैसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट की तरफ, लोकसभा की तरफ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ द एग्जीक्यूटिव। तो ये एग्जीक्यूटिव आज का जो है वो उस समय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये दोनों सेम चीज़ है। आज रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव की तरफ रिस्पॉन्सिबल है। अगर लेजिस्लेटिव चाहे तो एग्जीक्यूटिव को हटा सकता है विद द हेल्प ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, बट ये उस समय पॉसिबल नहीं था। तो यही सेम चीज़ है जो यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, इन्होंने बजट बनाने की भी पावर दी, सेंट्रल बजट और यूनियन बजट, प्रोविंशियल बजट को अलग अलग किया गया, बजट बनाने की पावर दी गई इनको। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट। ठीक है, इन्होंने एडवाइस किया भाई आप एक ऑल इंडिया फेडरेशन बना दो प्रोविंसेस की और प्रिंसली स्टेट्स की, जो कि अनसक्सेसफुल रहा। मतलब लिस्ट बनाओ, फेडरल लिस्ट बनाओ और प्रोविंशियल लिस्ट बनाओ, कॉन्करेंट लिस्ट बनाओ, और रेजिड्यू पावर जो है वो वाइसरॉय को दे दो। ये आज भी देखने को मिलती है ये चीज़ें, बट ये सक्सेसफुल हो नहीं पाया बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स जो है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। बट अगर क्वेश्चन आता है कि लिस्ट का जो सिस्टम है, लिस्ट सिस्टम इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिए गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इनफैक्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर चंक है वो लिया ही यहाँ से गया है। वो उस समय तो अप्लाई नहीं हो पाया था, बट इससे इंस्पायर होकर के बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जब ड्राफ्ट बनाया गया उसका, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ली गई। इट इंट्रोड्यूस बाइकेमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। ठीक है, ये फैक्ट है, याद रह सकता है। इंक्रीज द फ्रेंचाइज, पहले क्या था, लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, किस किस के पास में थी? जो प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं या जो एजुकेटेड पीपल है वही थे, बट अब थोड़ा सा बढ़ा दिया, बट अभी भी ये 8-9% से कम ही था फ्रेंचाइज जो थी। आरबीआई इस्टेब्लिश किया था इन्होंने। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो बाद में जाकर के यूपीएससी बन गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी बन गया, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अभी नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से आया था। इन्होंने फेडरल कोर्ट सेटअप किया जो बाद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट बन गया। तो यही था एंड ऑफ द टॉपिक। हमने इसके अंदर जो ये सारी चीज़ें पढ़ी, तो एक बार फिर से मैं आपको ये रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको इतना डिफ़िकल्ट ना लगे ये टॉपिक। ठीक है, तो हमने इसके अंदर जो ऑल इन ऑल है भाई, क्या क्या देखा इसके अंदर, हमने देखा इसमें हमने देखा डिसेंट्रलाइजेशन, सॉरी सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन का सफ़र, पहली चीज़। इसमें हमने देखा मतलब यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी। इसमें हमने देखा लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री से लेकर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री का सफ़र। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हम रिलेट कर सकते हैं आज के टाइम के एग्जीक्यूटिव से, जो कि प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम और भी चीज़ें, और भी ऑफिसर्स हैं इसके अंदर आते हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम आज के टाइम से रिलेट कर सकते हैं पार्लियामेंट से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से। आई होप ये अंडरस्टूड है। फिर हमने इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी, जैसे 1784 के अंदर कैलकाटा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा इस्टेब्लिश हुआ था। फिर हमने देखा पोर्टफोलियो सिस्टम का आना। फिर हमने देखा और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखे हमने, जो कि हिस्टोरिकली कुछ इम्पोर्टेंट है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटी को और डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।